तो दोस्तों, करंट अफेयर के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, अगस्त माह समाप्त हो गया, लेकिन जो अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस रहे उसके बारे में आप नीचे वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट के लिए और बताइए कि अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसमें से कितने प्रश्नों को आप, कितने दिवस को आप रिकॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर आधारित एक छोटी सी क्विज। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया गया ये आपको बताना है। तो देखो, हृदय प्रत्यारोपण दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया। तो यहाँ पर आपको याद आ गया होगा, फिलहाल आपको बता देते हैं। देखो, हृदय प्रत्यारोपण दिवस ये कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 3 अगस्त को। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस और विश्व नागासाकी दिवस एक ही दिन होता है और ये कब मनाया गया, ये मनाया गया था 9 अगस्त को, याद रखना। विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया गया था 10 अगस्त को और विश्व अंगदान दिवस ये मनाया गया कब, याद है आपको, 13 अगस्त। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया है कब, 2021 में पहली बार, और इसकी डेट क्या रही, 14 अगस्त। ठीक है। तो ये थे अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। बाकी के जो दिवस हैं उसको नीचे आप कमेंट करके बताइए। और एक प्रश्न है आपके सामने, इसका उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। ये बताओ कि किस राज्य सरकार ने 1 से 10 तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। तो ये हैं आपके विकल्प, उत्तर मिलेगा आपको वीडियो के अंत में। और हाँ फ्रेंड्स, कल जो हमने पढ़ा था उसका रिविजन भी कर लेते हैं, उसके बाद आज की प्रश्न करेंगे डिस्कस। तो देखो, टोक्यो पैरालंपिक 2020 महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है अवनी लेखरा ने। तो ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो शूटिंग है उसमें पहली बार किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीत लिया है, तो नाम इनका सुमित अंतिल। ठीक है। और हो ची मिन सिटी पोर्ट ये कहाँ पर है, तो ये वियतनाम में है। अभी हाल ही में INS ऐरावत वियतनाम गया था हो चिन मिन सिटी पोर्ट पर। और क्यों गया था, कोविड-19 से संबंधित जो सहायता सामग्री है उसको लेकर। किस राज्य सरकार ने कुश्ती को 2032 तक गोद लेने की बात कही है, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अच्छा, हॉकी को किस राज्य सरकार ने गोद लिया है, ओडिशा ने। हाल ही में पेटीएम ने किस बैंक के साथ पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता किया है, तो उत्तर होगा HDFC बैंक। और सिस्को और नीति आयोग ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस शीर्षक से एक महिला उद्यमिता मंच यानी कि वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म WEP को शुरू किया है। तो याद रखना कि WEP शुरू हुआ था 2017 में और 2021 में इसका जो नेक्स्ट वर्जन है इसको नाम दिया गया है WEP नेक्स्ट। तो इसे शुरू किया गया है अभी हाल ही में। WEP मीन्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI ने बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस को प्रदान किया है, तो उत्तर हो जाएगा फोन पे। और हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने फिल्म नीति 2021 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, तो उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को ओडिशा की सरकार ने बीजू पटनायक पुरस्कार से सम्मानित किया, तो उत्तर हो जाएगा अमित रोहिदास को। ये एक डिफेंडर हैं, हॉकी जब होती है तो उसमें जो डिफेंड करते हैं। ठीक है। तो ये थे कल के प्रश्न, और बारी है आज के प्रश्नों की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितने प्रतिशत कोरोना संक्रमण दर पर क्षेत्र विशेष में कोरोना दर इन कंट्रोल यानी कि नियंत्रण में मानी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा 3%। तो अगर कोई क्षेत्र है, कोई स्टेट है, वहाँ पर कोरोना से संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 3% या इससे कम है, तो WHO के मुताबिक कोरोना वहाँ पर अंडर कंट्रोल है। तो बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो टेड्रोस एडहानम है महानिदेशक WHO, ये इथियोपिया के हैं। 2 यहाँ पर उप महानिदेशक हैं, कौन कौन है, सौम्या स्वामीनाथन भारत की हैं और जेन एलिसन ये कहाँ के हैं, ये यूनाइटेड किंगडम के हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना कि वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को ही। जी हाँ, वही दिन जिस दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। और इस साल की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लो, बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
किस देश ने मंगल मिशन को समर्पित सिक्के जारी किए हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 सिक्के जारी किए गए हैं। अच्छा ये बताओ कि चाइना की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो देखो उसको कहते हैं रेनमिनबी और इसको युआन भी कहते हैं। तो 3 सिक्के यहाँ पर जारी किए गए हैं, किसके द्वारा? तो जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से चीन में है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। तो पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने तियानवेन वन की सफलता का जश्न मनाने के लिए 3 स्मारक सिक्कों को जारी किया है। और ये सिक्के कितने कितने के हैं? आप देख रहे हैं 100, 2000 और 10 रेनमिनबी के। तो फ्रेंड्स चीन ने जुलाई 2020 में अपना तियानवेन वन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था और इसके 3 भाग वाली रोबोटिक जांच फरवरी में मंगल की कक्षा में प्रवेश करी थी। फिर 14 मई को लैंडर और रोवर ऑर्बिटर से अलग हो गए। मंगल ग्रह पर एक बड़े प्रभाव वाले बेसिन यूटोपिया प्लेनेटिया की सतह पर यह उतरा था। एक हफ्ते के बाद 6 पहियों वाले ज़ुरोंग ने पानी की बर्फ के निशान की खोज शुरू करने और मार्टियन रेगोलिथ यानी कि मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करने के लिए अपने लैंडर को उतारा था। तो यहाँ पर एक बात और याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि ज़ुरोंग यानी कि जो चाइना का चंद्रयान है उसका नाम क्या है? देखो नाम तो इसका था तियानवेन वन, लेकिन ज़ुरोंग के बारे में भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऐसे प्रश्न बहुधा पूछे जाते हैं। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है ओडिशा की, तो आपको याद आ गया होगा कि ओडिशा ने अभी हाल ही में हॉकी को लिया है गोद नेक्स्ट ओलंपिक तक, ठीक है। और अगर हम बात करें भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो ये मैप है ओडिशा का और इसमें बताओ कि भितरकनिका कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो ये है, यहाँ पर स्थित है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में अवस्थित है। यहाँ सफ़ेद मगरमच्छ काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान को सफ़ेद मगरमच्छ पार्क भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि एस्चुरी जो मगरमच्छ होते हैं उनको ही सफ़ेद मगरमच्छ कहा जाता है। और ये भी याद रखना कि यह दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ का पार्क है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी बैतरणी नदी के मुहाना क्षेत्र में स्थित एक समृद्ध और जीवंत इको प्रणाली यानी कि इकोसिस्टम है। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में प्रवासी जो मानसूनी पक्षी हैं वो पिछली वर्ष की तुलना में 11% अधिक आए हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि भितरकनिका का जो क्लाइमेट है वो अच्छा माना जा रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी परीक्षाएं निकट आ रही हैं तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होते रहना चाहिए और रिवीजन में ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, नया अगर आप कम पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पुराना वाला जो है ना उसका रिवीजन बार बार आपका होते रहना चाहिए। और अगर किसी भी कारण से आप अपना नोट्स तैयार नहीं कर पाए हैं तो आप करंट अफेयर की ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF आपकी बड़ी हेल्प करेगी सभी प्रश्नों को रिमेंबर करने में, याद करने में। और इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस जानवर को लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो अभी हाल ही में किस जानवर को लद्दाख का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हिम तेंदुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो राजकीय पक्षी घोषित किया गया है ये है, आप देख रहे हैं गर्दन इसकी काली है, यह है ब्लैक नेक्ड सारस, ठीक है। ब्लैक नेक्ड क्रेन को घोषित किया गया है लद्दाख का राजकीय पक्षी और हिम तेंदुआ को घोषित किया गया है लद्दाख का राजकीय पशु। अच्छा ये बताओ कि जम्मू और कश्मीर का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है? तो ये है हंगलू नामक एक हिरन होता है। और राजकीय पक्षी कौन सा है जम्मू और कश्मीर का? तो यही है, यानी कि ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। और अगर बात हो रही है यहाँ पर लद्दाख की, तो याद होगा आपको कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं ये हैं राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख ने हाल ही में चलता फिरता सिनेमा घर भी लॉन्च किया है। और खुबानी महोत्सव होता है कहाँ पर? लद्दाख में, इस वर्ष नहीं हो पाया था। खुबानी एक तरीके का फूल होता है और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं तमाम पर्यटक, लेकिन इस तरह इसका आयोजन नहीं हो पाया। और लद्दाख को भारत में आइस हॉकी की राजधानी भी माना जाता है। ITBP ने अभी हाल ही में जनवरी के महीने में गुलबर्ग में आयोजित फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराया था। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता को जीत लिया था। किसने जीता था? ITBP ने जीता था। और बात यहाँ पर हो रही है ITBP के बारे में। तो ITBP के अभी हाल ही में जो निदेशक बने हैं उनका नाम क्या है? जी हाँ, संजय अरोड़ा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश के हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है? तो उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है।
गाय को भारत देश में माँ के रूप में दर्जा दिया जाता है और देवताओं की तरह उसकी पूजा भी होती है, इसीलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार में शामिल किया जाना चाहिए और भारतीय शास्त्रों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में गाय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कोर्ट ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों के नेताओं और शासकों ने भी हमेशा गौ संरक्षण की बात कही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी कहा गया है कि गाय नस्ल को संरक्षित करेगा और दुधारू व भूखे जानवरों सहित गौ हत्या पर रोक लगाएगा। भारत के 29 राज्यों में से 24 में गौ हत्या पर प्रतिबंध है और कोर्ट ने यह भी कहा कि गोमांस खाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं, जीव के स्वाद के लिए जीवन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। बूढ़ी बीमार गाय भी कृषि के लिए उपयोगी है, इसकी हत्या की इजाज़त देना ठीक नहीं है। यह भारतीय कृषि की रीढ़ है। एक गाय जीवन काल में 410 से 440 लोगों का भोजन जुटाती है और गोमांस से केवल 80 लोगों का पेट ही भरता है। महाराजा रणजीत सिंह ने भी गौ हत्या पर मृत्युदंड का आदेश दिया था। कई मुस्लिम और हिंदू राजाओं ने भी गोवध पर रोक लगाई थी। ये बताओ कि टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर मेडल। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और बात यहाँ पर हो रही है मरियप्पन थंगावेलु की। तो दोस्तों आपको याद होगा कि पैरालंपिक गेम की शुरुआत में भारत की ओर से फ्लैग बीरर भी मरियप्पन थंगावेलु ही नियुक्त किए गए थे, लेकिन जब ये इंडिया से जा रहे थे टोक्यो, उस दौरान इनका संपर्क हो गया था एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से और यही वजह रही कि इनको जो है फ्लैग बीररशिप नहीं मिली थी इस साल और उसकी जगह टेक चंद ने भारत की ओर से ध्वजवाहक का रोल अदा किया था। तो फिलहाल अब तक यानी कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो कुल 10 पदक भारत ने जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। और ऊंची कूद में मरियप्पन ने रजत जीता है, शरद ने कांस्य जीता है और सिंह राज को मिला है शूटिंग में कांसा। ठीक है। बच्चों में बढ़ रही ऑनलाइन गेम खेलने की आदत को रोकने के लिए किस देश ने हफ्ते में केवल 3 घंटे इसे खेलने की इजाज़त दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स चीन ने यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है, इसका तो पालन भारत में भी होना चाहिए। फिलहाल चीन ने ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर करने के लिए नए नियम बनाए हैं। चीन के रेगुलेटर्स ने देश की गेम इंडस्ट्री पर कड़े नियमों के एक नए सेट का ऐलान किया है। इसमें नाबालिग बच्चों के खेलने की संख्या को सीमित करना शामिल है। नए नियमों का उद्देश्य खेलों में बच्चों की अधिक भागीदारी को रोकना और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। गौरतलब है कि चीन समेत दुनिया भर में हाल के दिनों में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज जो है वो बढ़ रहा है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स में ऑनलाइन गेमिंग की तुलना इलेक्ट्रॉनिक ड्रग से की गई है। ये गलत नहीं है, हालांकि इस संज्ञा को बाद में हटा लिया गया, लेकिन इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के जो शेयर हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने डेयरी किसानों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है तो उसका नाम क्या है? तो उत्तर है उसका ई गोपाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और अगर बात करें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1965 में हुई। संस्थापक रहे वर्गीस कुरियन। इसका मुख्यालय मिलेगा आपको आनंद, गुजरात में। और जून 2021 में मिनेश शाह को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि लोगों को मुफ्त पानी देने वाला गोवा देश का पहला राज्य होगा। हम पानी को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाना चाहते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन भारत को सौंपने की घोषणा कर दी थी, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पुर्तगाल के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दमन दीव, दादर और नागर हवेली थे। गोवा शहर पर 1510 से ही पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों ने तर्क दिया कि जब उन्होंने गोवा पर कब्जा किया था तो भारत गणराज्य अस्तित्व में ही नहीं था। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसके बाद भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने सटीक हमले किए और पुर्तगाली ठिकानों को नष्ट कर दिया। दमन में पुर्तगालियों के खिलाफ मराठा लाइट इन्फेंट्री ने मोर्चा संभाला था। 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और यही वजह है कि गोवा मुक्ति दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ये आपको याद रखना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको गोवा के बारे में। देखो, सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये गोवा में स्थित है, जबकि सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये
जम्मू एंड कश्मीर में है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन याद रखना अगर क्वेश्चन आएगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जब टोक्यो ओलंपिक हो रहा था तो इन्होंने उसमें सिल्वर मेडल जीता था। तो एडिडास ने खेलों में अधिक मासिक धर्म वाली महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए अपने नवीनतम उत्पाद नवाचार के लिए टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान में शामिल किया है। नई टेक फिट पीरियड प्रूफ टाइट्स में टैम्पोन या पैड के साथ पहनने पर लीक से बचाने में मदद करने के लिए यह एक शोषक परत होगी। एडिडास के संस्थापक हैं एडोल्फ डेसलर। एडिडास की स्थापना हुई 18 अगस्त 1949। मुख्यालय मिलेगा आपको जर्मनी में, यानी कि एडिडास कहाँ की कंपनी है? ये जर्मनी की कंपनी है। और वर्तमान में एडिडास के जो सीईओ हैं उनका नाम क्या है? कैस्पर रोडस्टेड। क्या नाम है? कैस्पर रोडस्टेड। तो फ्रेंड्स अब बारी है जो शुरुआत में मैंने आपसे प्रश्न किया था उसको आंसर करने की। तो प्रश्न था कि किस राज्य सरकार ने 1 से 10 तक की कक्षाओं में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका जी हाँ, ऑप्शन बी यानी कि हरियाणा। आप सभी के उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही रहे। और अब बारी है क्विज नंबर 230 को उत्तर करने की। तो कल प्रश्न ये पूछा गया था कि जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। विकल्प सी सही था। और अब बारी है आज के प्रश्न की। किस मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर बताइए आप। और लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। और लेक्चर की मंथली पीडीएफ और कंबाइंड पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।